नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और हम हैं लाउड अभय दुबे शो पर। अभय जी हमारे सामने हैं और हमेशा की तरह अभय जी आपका स्वागत है। मैं बात आपसे शुरू करूं क्योंकि 2 विषय हैं जो दिमाग में आ रहे हैं, पर उसके पहले मैं सो कॉल्ड विश्वस्त सूत्रों से जिनकी खबरें कभी गलत नहीं होती, एक खबर मैं शुरू में आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो कांग्रेस से जुड़ी खबर है। पहली चीज़ ये कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को हटाने का मन बना लिया है और दूसरा एक और नेता हैं जिनका नाम मैं भी बताऊँगा, उनको भी हटाने का मन बना लिया है और शायद हरियाणा चुनाव के साथ-साथ इन दोनों की विदाई हो जाएगी क्योंकि उत्तर भारत के सारे लोगों ने राहुल गांधी से ये शिकायत की है कि केसी वेणुगोपाल जी को हिंदी समझ में नहीं आती और वो कुछ का कुछ करते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं। और उनके जो कमेंट्स हैं वो लोगों की भी समझ में नहीं आते और ये कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर उत्तर भारत में वो अपने पैर नहीं जमा पाती है, तो वो अगला लोकसभा चुनाव तो किसी कीमत पर नहीं लड़ सकती है और पार्टी को जो चैतन्य करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, उसमें केसी वेणुगोपाल का कोई रोल है नहीं। जयराम रमेश दूसरे नेता हैं जिनको हटाने का मन राहुल गांधी ने बना लिया है। ये मेरे पास विश्वस्त सूत्रों की उनकी खबर है, जो इसको जिनकी खबरें अक्सर सही हुई हैं। लेकिन मैं दोनों खबरों के ऊपर दावा नहीं करता, पर चूँकि महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसलिए आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके आगे बढ़िए, एक इम्पोर्टेंट खबर अभी आई है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है। कांग्रेस के साथ उसकी बातचीत नहीं बन रही है। ये अभी आधे घंटे पहले की खबर है। लेकिन ये खबर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इतने हाशिए पर कैसे चली गई? क्यों ये सवाल उठने लगा कि इतने दिन मनोहर लाल खट्टर वहाँ मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने काम किया और उ और वहाँ पर बीजेपी का पूरा ज़ोर रहा हरियाणा में। मंत्री बहुत सारे हरियाणा से हैं केंद्र में, लेकिन क्यों ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर हरियाणा में बहुत असंतोष है। तो पहले इस असंतोष पे बात करें, फिर अगर आप ठीक समझेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के भीतर उपजे हुए असंतोष की बात फिर अगले चरण में करें। तो मैं आपसे पहले हरियाणा के बारे में ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी राय जानना चाह रहा हूँ बातचीत में कि क्यों भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हाशिए पर चली गई? एक छोटी-सी टिप्पणी अगर आप इजाज़त दें तो जो राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश को हटाने का मन बनाया है, जो कि अभी जी, एक कयासों के दौर में है, इसको एक एक तथ्यात्मक खबर के रूप में बिल्कुल, नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी उसपे एक बिल्कुल। टिप्पणी तो बनती ही है छोटी-सी। तो मेरा जी, मानना ये है कि राहुल गांधी लंबे अरसे से उनको हटाना चाहते थे। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने आज मन बनाया है, लेकिन जैसा कि कांग्रेस में होता है, कांग्रेस में फूँक-फूँक कर दूध पिया जाता है। कांग्रेस में गरम जलता हुआ दूध नहीं कोई पीता, मतलब ना ही फ्रीजर में रख के उसको ठंडा किया जाता है, उसको ठंडा होने दिया जाता है। कांग्रेस के संगठन में कांग्रेस में होने वाले परिवर्तनों की शैली अलग तरह की है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं होते या कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह भी नहीं होते। तो कांग्रेस में जी। राहुल गांधी बहुत दिनों से चाहते थे। तब हम लोग ये टिप्पणियाँ किया करते थे कि राहुल गांधी कांग्रेस को अपने मन की चाहते हुए भी नहीं बना पा रहे हैं। आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने इस तरह ये की ठीक है। बातें हाँ, अच्छी इस तरह की बातें अच्छी लाउड तरह। इंडिया के मंच पर भी की हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि राहुल गांधी का व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व वो अ, वास्तव में उसने एक राष्ट्रीय रूप ले लिया है। अभी तक तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता थे, इसलिए राष्ट्रीय काहे कहे जाते थे। लेकिन अब वो वास्तव में एक राष्ट्रीय और वो राहुल गांधी का ब्रांड और कांग्रेस का ब्रांड दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं और अब वो वास्तविक नेता बन गए हैं और नरेंद्र मोदी के बाद नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ वो देश के एक बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता हैं। अगर देश में 2 सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, तो एक का नाम है नरेंद्र मोदी और दूसरे का नाम है राहुल गांधी। और राहुल गांधी बहुत तेजी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ प्रतियोगिता करके कई जगह उनको पीछे छोड़ चुके हैं, कई जगह उनके बराबर आ चुके हैं और जहां वो पीछे भी हैं, हो सकता है निकट भविष्य में वहां भी बराबरी कर लें या आगे निकल जाएँ। इस वक़्त ये स्थिति है। तो अब राहुल गांधी के जी, पास सही मौका है कि वो जैसी कांग्रेस चाहते हैं, वैसी कांग्रेस बना लें। और अगर वो केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश
उन्हें या उनके जैसे लोगों को हटाते हैं, जिन्हें वो लंबे अरसे से हटाना चाहते थे, तो मैं समझता हूँ कि ये उस प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जो बहुत दिनों से घटे जाने का इंतज़ार कर रही थी। तो हम लोग वो देखेंगे ये प्रक्रिया किस रूप में चलती है और फिर उनकी जगह अब कौन अब लेता है, महत्वपूर्ण बात है। हुँ, ये क्योंकि महत्वपूर्ण। ये बहुत पर अभय जी हाँ, ये आप बहुत आप जी, अभय जी जी, आप जी। अगले विषय पे जाएँ, उसके पहले हाँ, राहुल गांधी से ही जुड़ी हुई एक भयानक अफ़वाह के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ हुँ, कि राहुल गांधी की शादी सुशील कुमार शिंदे जी की बेटी परिणीति शिंदे के साथ हो सकती है, ये चारों तरफ फैला हुआ है बुरी तरह से। और मैं सुना बहुत ये दिनों से जा सुन रहा है रहा कि हूँ ये। प्रियंका गांधी जो इस समय अचानक सीन से गायब हो गई हैं, तो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि सारे देश से 3000 से ज़्यादा मेहमान बुलाए जाएँ, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी हों, गृह मंत्री जी भी हों, सारे लोग, हर पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के भी लोग हों और ये शादी बहुत ही शानदार तरीके से हो, क्योंकि ये सदी की शादी के रूप में मशहूर हो जाएगी। राहुल गांधी बहुत ही चिरपरिचित कुँवारे व्यक्ति हैं। जैसे चिराग पासवान उनसे कम उम्र के हैं, वो भी शादी के मैदान में हैं। लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी की शादी को लेकर के बहुत चर्चाएँ हैं। अगर ये खबर सही होती है, तो आप और हम अग्रिम रूप से राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को बधाई तो दे ही सकते हैं। अब बिल्कुल, अब बिल्कुल, इसके बाद बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अब इसके मैं बाद बहुत हम दिनों से ये खबर सुन म रहा हूँ, लेकिन अभी वो जी। खबर और कयासों के और ऐसी इस दिलचस्प चिमगुइयाँ होती हैं, उन्हीं की शक्ल में आई है। नहीं, अगर चिमगोइयाँ होती, जो इतनी तेज़ खबर फैली है, तो सुशील कुमार शिंदे जी इतने बड़े नेता हैं, वो इसका फ़ौरन खंडन करते। या परिणीति शिंदे जो खुद सांसद हैं, वो हुँ, इसका खंडन करती। लेकिन वो बहुत ही प्रतिभाशाली विधायक भी रहीं, हुँ। प्रतिभाशाली सांसद भी हैं, इसलिए इसमें 2 और 2 5 नहीं होते हैं, 2 और 2 4 ही होते हैं। इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ खबर। अब देखिए, हम पिछले दिनों लखनऊ हरियाणा में एक छोटा-सा सुनौड़ा हुआ था, जिसमें मैं भी शामिल था, जी, तो उसमें बहुत सारे जी। पत्रकार, यूट्यूबर्स वगैरह थे। तब ये बात उठी, शाम के समय हम लोग जब एक मेज़ के इर्द-गिर्द बैठे हुए थे, तो ये बात उठी कि अगर हम लोग सब लोगों को इसकी मुहिम चलानी चाहिए, हम सब लोगों को ये बोलना और कहना चाहिए कि राहुल गांधी और परिणीति शिंदे की शादी हो जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर हुँ, उन लोगों ने कई समीकरण बनाए कि परिणीति शिंदे हुँ। चूँकि दलित परिवार की हैं, तो वो उससे क्या देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्या उछाल आएगा और कांग्रेस को एक नई ऊँचाइयाँ प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार की सब बातें हो रही थी, जो बातें दिलचस्प थीं। लेकिन अभी उन इन सब बातों में कितना तत्व है और इनका इससे पैदा होने वाले असर के दावेदारियों में कितना तत्व है, इसके ऊपर मैं सोच के ही कुछ कह पाऊँगा। और सुशील कुमार शिंदे जी दिल्ली में नहीं हैं, बाहर हैं, अपने घर पे हैं और 19 तारीख को वो दिल्ली में लौट रहे हैं। उन्होंने लोगों से कुछ कमेंट नहीं किया कि ये खबर सही है या गलत है और शायद 23 या 24 की तारीख सुनने में आ रही है इसी महीने की। बहरहाल अब हम हरियाणा के ऊपर आ जाएँ और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए, हरियाणा के ऊपर जो आपने सवाल उठाया है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति क्यों हुई? बहुत से लोग कहते हैं कि साहब के मनोहर लाल खट्टर के का मुख्यमंत्रित्व इतना बुरा 9.5 साल का हुआ, इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती चली गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात कहने वाले लोग जो भाजपा से हमदर्दी रखने वाले भी हैं और भाजपा का विरोध करने वाले लोग भी हैं। पता नहीं दोनों ही लोग ये बात क्यों कहना भूल जाते हैं कि मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सिर पे बैठाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या मैंने बैठाया है मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में? मनोहर लाल खट्टर को जब पहली बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उन्हें कौन जानता था? मुझे तो लगता है कि अमित शाह उन्हें जानते भी नहीं होंगे कि ये कौन बंदा है। और पार्टी में हरियाणा के बाहर तो कोई भी नहीं जानता था उनको कौन बंदा है। अचानक नरेंद्र मोदी ने उनको बैठा दिया मुख्यमंत्री की गद्दी पर। बताया गया कि नरेंद्र मोदी इनके स्कूटर पे पीछे बैठ के घूमते थे जब वो प्रचारक थे। और खट्टर साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं और बहुत ज़मीनी आदमी हैं, ये सब बातें कही गई। उसके बाद उनके प्रशासन का दौर शुरू हुआ, जो कि निहायत ही घटिया, बहुत ही ज़लील तरीन साबित हुआ। ये उनके ऊपर निजी टिप्पणी नहीं है कोई, वो एक बेकार के उन्हें सरकार कैसी चलानी चाहिए इसका उन्हें कोई ख्याल नहीं था। उन्होंने हरियाणा के जो विधायक थे उनसे और कार्यकर्ता थे उनसे बिल्कुल अपना संबंध तोड़ दिया। पूरी तरीके से अफसरों के ऊपर आ गए। जब जिसको सरकार चलानी नहीं आती, वो अफसरों का गुलाम हो जाता है।
अफसर जैसे चाहते हैं वैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। और इस जी तरीके से हरियाणा ने अगले चुनाव में अपना बहुमत खो दिया। भाजपा ने अपना बहुमत जी खो दिया। बहुमत खो दिया, जी लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। जी बजाय इसके कि उसकी उन्हें सजा दी जाती और हरियाणा बीजेपी को मनोहर लाल खट्टर से मुक्त कर दिया जाता, फिर से उनको बना दिया। अच्छा, अब 9.5 साल बाद जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया वहां से और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बावजूद भी हरियाणा बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मनोहर लाल खट्टर के ही हाथ में रहा। ये जो टिकटों के ऊपर जूतम पैजार मचा हुआ है, भाजपा में तूफान मचा हुआ है, ये इसमें मनोहर लाल खट्टर का बहुत बड़ा प्रभाव है। उनके कहने से बहुतेरे टिकट दिए गए हैं। और नायब सिंह सैनी की स्थिति यह है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तय कर पाने में नाकाम रहे। जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो करहल से पिछली बार जीत कर मुख्यमंत्री बने थे, इस बार उनको उनको वो कहते रहे हम करहल से ही लड़ेंगे, उनका निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया गया, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर करहल से अपने किसी आदमी को लड़ाना चाहते थे, अपने चाहिए को लड़ाना चाहते थे। आज भी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में सरकार कैसे चलेगी, टिकट कैसे बटेंगे, संगठन कैसे चलेगा, ये मनोहर लाल खट्टर तय करते हैं और कोई तय नहीं करता। और मनोहर लाल खट्टर को ये ताकत कहां से मिली? उन सज्जन से मिली जो आजकल विदेश यात्रा कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का जो पतन हुआ है, जो आज बिल्कुल वो पराजय को अपनी आंखों केवल इंतजार कर रही है कि कब वो चुनाव हार गए इसकी घोषणा हो, बुरी तरह चुनाव हार गए इसकी घोषणा हो। इसकी जिम्मेदारी केवल एक ही व्यक्ति की है और उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। इधर उधर नायब सिंह सैनी की क्या औकात है? खुद मैं कहता हूं मनोहर लाल खट्टर भी अपनी मर्जी से नहीं सब ये कर सकते। अनिल विज की क्या औकात है? कौन कुछ नहीं कर सकते लोग। अब प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति के साथ हो तो उसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता की बागडोर रहती है। हरियाणा में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ अभी तक हुआ है, उसके लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। इस बात को हम लोगों को आग्रह पूर्वक कहना चाहिए, मेरा कहना यह। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स इन हरियाणा, मतलब ये बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। खुद मुख्यमंत्री बिल्कुल नाम मात्र के हैं। मुख्यमंत्री की हैसियत एक प्यादे से अधिक नहीं है। हरियाणा यहाँ तक में कि जो ऐसे हरियाणा में जो कुछ सरकारी कार्यक्रम होते हैं, इसमें खट्टर साहब भी मौजूद हों और सैनी भी मौजूद हों, उस कार्यक्रम में ही जो अफसर लोग जो होते हैं वो खट्टर साहब के इर्द गिर्द रहते हैं, वो सैनी की तरफ देखते भी नहीं है। ये हालत है। अब तो जी जिस हरियाणा में पार्टी दो बोले फैक्टर और है जिनके ऊपर आपको मैं राय चाहूंगा। पहला फैक्टर आ गया है खुद विनेश फोगाट का खड़ा होना। वो क्या असर डालेगा, नंबर वन। नंबर दो, कांग्रेस ने जो एक काम किया है कि किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बजरंग पूनिया को बना दिया है, जिनके घर में खेती होती है लेकिन जिनको किसान नेता के नाते कोई नहीं जानता। और इससे भी बड़ा फैक्टर हरियाणा चुनाव में एक हो गया है, जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला की पार्टी का गठबंधन मायावती जी की पार्टी से होना, और दलित वहां पर है। तो दलित और इन दोनों का, दलितों का और जाटों का जो ये जननायक जनता पार्टी के साथ हुआ है, ये दो फैक्टर हरियाणा में किस तरह का चुनाव डालेंगे। और यहाँ पे मैं आपसे फिर जानकारी लेना चाहता हूँ। अभी जो आधे घंटे पहले खबर आई है, 45 मिनट हो गए, कि वहां पर अरविंद केजरीवाल जी 70, वो जितनी भी हरियाणा की सीटें हैं सब पे चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या होगा इस दही के मंथन से? क्या देखिए, मक्खन निकलेगा या मट्ठा बनेगा? पहले तो हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं विनेश फोगट और उसके बारे में। मेरी अगर मुझसे जी राय ली जाती तो मैं तो ये कहता कि विनेश फोगट से चुनाव प्रचार कराओ और बजरंग पूनिया को चुनाव लड़वाओ। जी क्योंकि विनेश फोगट की जो इस वक्त सेलिब्रिटी उनका स्टेटस है वो बहुत बड़ा हो गया है। वो केवल अब पहलवान नहीं है, केवल वो जाट नहीं है, केवल महिला नहीं है, वो केवल आंदोलनकारी नहीं है। वो सब इन सब चीजों को मिलाकर घटनाक्रम ने उन्हें एक विशेष हैसियत प्रदान कर दी है। अगर कांग्रेस होशियारी से चले और होशियारी से चले और चतुराई से पूरा बंदोबस्त करे, तो वो विनेश फोगट का इस्तेमाल हरियाणा के भीतर ही नहीं, हरियाणा के बाहर भी कर सकती है।
जी। बहरहाल कांग्रेस, खैर हम कांग्रेस को राय नहीं दे सकते वो कैसे चुनाव लड़े। कांग्रेस बहुत ज्यादा अच्छा जानती है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। कांग्रेस ने तय किया है कि उनको वो जुलाना से चुनाव लड़ाएगी और बजरंग पूनिया को कांग्रेस को किसानों के संगठन का, किसान किसानों के का। मोर्चे का, किसान मोर्चे का अपना अध्यक्ष बनाएगी। ठीक है, इससे कांग्रेस कांग्रेस को फायदा ही होना है, क्योंकि इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की जो स्थिति है वो हर तरह से फायदे की स्थिति है, इससे नुकसान तो कोई होना ही नहीं है। और भाजपा बुरी तरह घबराई हुई है, भाजपा के पास न रणनीति है, न तैयारी है चुनाव लड़ने की, कुछ भी नहीं है। अब कांग्रेस की आप चतुराई देखिए, कांग्रेस जानती है कि जैसे ही टिकटों की घोषणा होगी, कांग्रेस के अंदर भी कई तरह की बगावतें हो सकती हैं, कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन इसलिए कांग्रेस ने चतुराई से पहले ही 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की, तो उसमें आप देखिए कोई विवाद पैदा नहीं हुआ। जबकि इस तरह की चतुराई जो है वो भाजपा नहीं दिखा पाई। मैं जानता हूं कि अब अगली सूची कांग्रेस जारी करेगी तो विवाद पैदा होंगे, लेकिन तब तक कांग्रेस को और बिल्कुल। मौका मिल जाएगा, समय मिल जाएगा अपना चुनाव प्रबंधन और बेहतर करने का। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां वहां भी होंगी, हाय तौबा वहां भी मचेगी, लेकिन कांग्रेस, इससे पता लगता है कि कांग्रेस जो है वो ज्यादा बेहतर रणनीति बनाकर ज्यादा सुचिंतित रूप से हरियाणा का चुनाव लड़ रही है। अब जहां तक आम आदमी पार्टी से समझौते का सवाल है, ये आइडिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं है जो वहां के मुख्य चेहरे हैं, ये कुमारी सैलजा का भी आइडिया नहीं है, ये कोई रणवीर ये सुरजेवाला का भी आइडिया नहीं। सुरजेवाला। हाँ, सुरजेवाला का भी आइडिया नहीं है, ये आइडिया निजी तौर पर राहुल गांधी का आइडिया है। और एन मौके पर आई बात उनके दिमाग में, या उन्होंने कही एन मौके पर। अगर वो पहले कहते तो उसकी कुछ ग्राउंड वर्क बनाया जा सकता था, तैयारी की जा सकती थी, वो उन्होंने की नहीं। आम आदमी पार्टी तो अपना चुनाव लड़ना चाहती थी और कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में थी। आम आदमी पार्टी के बिना पहले भी चुनाव जीतने की स्थिति में थी, अभी भी चुनाव जीतने की। ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं होगा तो कांग्रेस के चुनाव जीतने के मौके कम हो जाएंगे, ऐसी बात तो है नहीं। तो जब राहुल गांधी ने कहा, और राहुल गांधी ने आदेश नहीं दिया, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि ये मेरा सुझाव है। अच्छा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कुछ दूरगामी नजरिए से सोचते हैं बात। उनका जो, उनकी जो शैली है, वो शैली केवल अल्पकालीन राजनीतिक लाभों की दृष्टि से ही रणनीति बनाने की नहीं है। वो ये चाहते हैं कि राज्यों की राजनीति में स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएं, स्थानीय नेतृत्व की मर्जी के मुताबिक निर्णय लिए जाएं, लेकिन साथ में वो राष्ट्रीय परिस्थिति जो है उसका भी ध्यान रखा जाए। तो उनकी ये इच्छा है कि जो इंडिया गठबंधन है, जिसके नेतृत्व की दावेदारी उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर सदन के पटल पर बड़े प्रभावशाली तरीके से की थी अपने पहले ही व्याख्यान में, वो ये चाहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय, केवल लोकसभा में ही एकता ना हो, एकता धीरे धीरे राज्यों के दायरे में भी आए। कहीं नहीं आ पाएगी, लेकिन जहां जहां हो सकता है वहां वो आए। तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि भाई गठजोड़ होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कोई प्रस्ताव आया नहीं था। तो आप सोचिए, एक राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, वो कुछ सोच समझ के ही उसने ये बात कही होगी कि अगर किसी तरह हो जाता है गठजोड़, 5, 4, 5, 7 या 10 सीटों के इर्द गिर्द गठजोड़ हो जाता है, तो उससे बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सारी वोट कटवा पार्टियां खड़ी हुई हैं, दो दो दलित और जाट दो गठजोड़ है वहां पर। एक चंद्रशेखर रावण की पार्टी और एक चौटाला परिवार की पार्टी है, उनके बीच में एक गठजोड़ है। दूसरा गठजोड़ दुष्यंत चौटाला की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में है। फिर एक और तीसरा पक्ष हो गया आम आदमी पार्टी का। तो ये सारी सारी पार्टियां कुछ ना कुछ वोट अपने अपने इलाकों में हासिल करेंगी, तो उससे नुकसान ही होगा, फायदा तो उससे होगा नहीं। तो इससे अगर आम आदमी पार्टी से गठजोड़ हो जाता तो वो भी एक कम से कम वोट कटवा पार्टी कम होती। दूसरे, ये भी देखने की बात है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, उधर पंजाब में सरकार है, तो हरियाणा के कई निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कई निर्वाचन क्षेत्र पंजाब से जुड़े हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी से समझौता करने से इस तरह के लाभों की संभावना भी थी। तो इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए ये एक बेहतर रणनीति थी कि आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस का गठजोड़ हो जाए। लेकिन मुझे शुरू से ही लग रहा था कि हुड्डा साहब जो हैं वो इस तरह के गठजोड़ को होने नहीं देंगे, और वो होने देंगे तब उस हालत में होने देंगे बिल्कुल ऐसा आम आदमी पार्टी को लगेगा उसके सामने टुकड़े फेंक दिए गए हैं। अब वो कह रहे 4 सीटें ले लो, तो इस तरह से उन्हें लगेगा भाई हमारी इज्जत अफजाई भी नहीं हो रही है, तो वो गठजोड़ नहीं हो पाएगा। अभी तक की परिस्थिति में ऐसा लग रहा है। लेकिन इससे कोई अचानक भाजपा की किस्मत पलट जाएगी और भाजपा के
सितारे चमकने लगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हर चुनाव में इसका पेचीदा होती है और कांग्रेस बिना किसी के समर्थन के भी हरियाणा में चुनाव जीतने की स्थिति में है। बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस के पक्ष में भावना है वहां पर। इसका और मतलब ये आपकी बात, जी जी पूरा करें पहले आप। आप बोलिए। मेरा कहना है कि इसका आपके कहने का मतलब ये है कि अब अगर हरियाणा में कोई गठजोड़ बनेगा, जो चुनाव के बाद बनेगा सरकार बनाने के लिए, जी जी चाहे जी, भारतीय उसकी जनता जरूरत नहीं पार्टी के पड़ेगी। पास हो या कांग्रेस को उसकी जरूरत, मेरा आकलन ये है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा और बाकायदा सम्मानजनक बहुमत होगा। ऐसा भी नहीं कि वो खींचतान के बहुमत प्राप्त हो, अच्छा बहुमत कांग्रेस को प्राप्त होगा। और उसके बाद अगर कांग्रेस चाहे तो उदारता से आम आदमी पार्टी जैसे अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही वो इंडिया गठबंधन में सहयोगी है, बाकी तो इंडिया गठबंधन में कोई सहयोगी है नहीं, तो उसको बिल्कुल। वो शायद सरकार में शामिल भी कर सकती है, बशर्ते उनका कोई अब जी अभय चाहे। जी, बिल्कुल। अभय जी, अब आपकी इसी बात से जुड़ता है सवाल कि अगर किसी में वोट दिलाने की क्षमता नहीं है, तो उसका नेतृत्व कमजोर होता है। अगर ये 4 राज्य जिनमें आम तौर पर ये कहा जा रहा है कि इनमें भारतीय जनता पार्टी शायद कहीं पर भी सरकार नहीं बना पाएगी, जिन 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर सहित। हालांकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगता नहीं कि उसको सीटें मिलेंगी जम्मू के अलावा, और जम्मू में भी कितने मिलेंगी पता नहीं, क्योंकि इस संतोष बार जी, जम्मू कश्मीर का, में तो हरियाणा से भी ज्यादा मारपीट चल रही, मारकाट चल रही है भाजपा के अंदर। हम जी मैं लोग ये कह रहा हूँ जम्मू में हरियाणा की बात तो ज्यादा हमारे पास में है, हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारियां हैं, तो हम उसकी ज्यादा चर्चा करते रहते हैं हरियाणा की। लेकिन कश्मीर की रिपोर्ट जो आ रही है, अगर आप उनको देखें, एक्सप्रेस में बड़ी लंबी एक रिपोर्ट छपी भी थी, और भी चर्चाएं हो रही हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर, जम्मू, जहां भाजपा का प्रमुख आधार है, वहां बहुत बड़े पैमाने पर संतोष है। अभय जी यहाँ पर ये मैं आपसे और शेयर कर लूं कि जम्मू कश्मीर के जो पंडित हैं, जो मुख्य भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपना वोटर मानती है, वो 370 के हटने से बहुत नाराज हैं, क्योंकि उनके सारे बिजनेस के ऊपर चंडीगढ़ के लोग कब्जा कर रहे हैं आकर के जम्मू में। ये बड़ी कमाल की चीज है, और वो बिल्कुल वैली के दूसरे लोगों के साथ है कि 370 खत्म होना कश्मीर के लिए नुकसानदेह है। अब मैं यहाँ से आपसे सवाल करता हूँ, जो मैंने सवाल किया कि अगर वोट दिलाने की क्षमता कम हो जाती है, तो नेतृत्व में जो व्यक्ति है वो कमजोर होता है। और अगर चारों राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी 3 भी नहीं जीत पाई, 2 भी नहीं जीत पाई, 1 भी नहीं जीत पाई, जैसा अभी लग रहा है, क्योंकि जितने सर्वे आ रहे हैं या जितने रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, या आपके हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि चारों राज्यों में शायद भारतीय जनता पार्टी को किसी भी राज्य में बहुमत नहीं मिले। हरियाणा की हम बात कर ही रहे हैं, अभी आपने कश्मीर की भी बात की। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका असर प्रधानमंत्री मोदी जी की स्थिति के ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी जिस तेवर और शान के आदमी यहाँ अपनी बात कहते थे, अब उन्हें हिंदुस्तान में अपनी साख बचाने के लिए वो सारे फोटो रिलीज करने पड़ रहे हैं, वो सारी खबरें यहाँ दोबारा छपवानी पड़ रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरफ से यहाँ पर आती हैं। जैसे अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ उनकी गलवैया डाले हुए तस्वीरें आई। तो उस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी में भी सत्ता, आगामी सत्ता के लिए राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, ये दो तो सीधे सीधे उत्तराधिकारी हैं। अगर 2 साल के भीतर ये स्थिति बनती है और संघ ये समझता है कि मोदी जी वोट दिलाने के लायक नहीं है, तो क्या भारतीय जनता की पार्टी के भीतर नए उत्तराधिकारी के लिए अपना दावा ठोकने वाले लोग खड़े हो सकते हैं, या अभी ये बहुत जल्दी बातचीत करना है? देखिए, मोदी जी के पास केवल 13 महीने हैं, मेरा आकलन ये है। 2 साल नहीं, 13 महीने हैं। सितंबर का महीना खत्म, सितंबर का महीना आप मानिए मत, वो चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद फरवरी में दिल्ली के चुनाव होंगे, और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में बिहार के चुनाव होंगे 2025 में। इन 13 महीने के अंदर 5 विधानसभाओं में, 3, 2, 5, 6 विधानसभाओं में चुनाव होंगे।
कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, इन 6 विधानसभाओं में चुनाव होंगे। इसमें शायद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी, मैं ऐसा कहूंगा कि शायद वो 50-50% की स्थिति में, वहां भी ऐसा नहीं है कि भाजपा आगे हो झारखंड में। मतलब वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठजोड़ भी जीत सकता है, और सीपीएम भी उसमें शामिल है, और भाजपा भी आगे निकल सकती है, लेकिन बराबर बराबर की लगभग स्थिति है, टक्कर है वहां पर। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बनाएगी, हरियाणा में कांग्रेस निश्चित सरकार बनाएगी, महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी निश्चित रूप से सरकार बनाएगा। तो 3-0 इस साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 3-0 होना बिल्कुल तय है। और उसके बाद कितनी भी आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई हो, सांसद में हो, अभी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हारने की स्थिति नहीं है, उसकी सीट वगैरह कम हो सकती है, ये तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि लगातार तीसरी बार वो चुनाव लड़ेगी, और एलजी के जरिए और तमाम प्रचार करके और जेल में डाल के एक ऐसी स्थिति बनाई गई है, इसमें उसके लिए कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ही आगे है वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी के तो नेताओं ने वहां पर आला कमान से अपील की है कि वो उस एक आदमी दें जो कि मुख्यमंत्री के चेहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा किया जाए। अब भाजपा की क्या दुर्गति है दिल्ली में, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा वो एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 30 साल से 31% से 38% के बीच वोट मिलते हैं। मदन लाल खुराना के बाद आज तक कोई नेता नहीं खड़ा कर पाई। अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के एकमात्र नेता हैं, न कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता है जो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके, और न ही भाजपा के पास कोई नेता है। तो ये अरविंद केजरीवाल कभी भी छूट सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई के मामले से, वो बाहर आ जाएंगे, उसके बाद में अचानक आप पाएंगे कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा माहौल है, पूरी, मनीष सिसोदिया ने काफी पलट भी दिया है इसको, और वो अरविंद आके उसको पूरी तरीके से पलट देंगे। अब आता है बिहार। तो बिहार में जितने तरह के दांव घात एनडीए में हो रहे हैं, उसकी तो गिनती कर पाना मुश्किल है। चिराग पासवान बहुत नाराज हैं, उनको लग रहा है कि अमित शाह उनकी जड़ें काट रहे हैं। अमित शाह ने उनके 3 सांसदों से बातचीत कर ली है, और पशुपति पारस को बुला के उनसे बातचीत करके उन्होंने जो उनके आधार क्षेत्र है चिराग पासवान का, उसके खिलाफ फिर से पशुपति पारस को खड़ा करना शुरू कर दिया। तो वो एक बड़ी हस्ती हैं बिहार एनडीए की। चिराग पासवान के बाद 6 एमपी हैं, और उनकी स्थिति यह है कि उनको लग रहा है कि अब गए कब उनकी पार्टी टूटी, क्या होगा, कुछ मतलब वो काफी परेशान भी हैं और काफी नाराज भी हैं। और उधर आप देखिए, भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है बिहार में। सुशील मोदी के देहांत के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता, ऐसा कोई नेता, सुशील मोदी मुख्यमंत्री पद के चेहरे नहीं थे, लेकिन कोई चेहरा नहीं है उनके पास। तो जो एनडीए है बिहार का, वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर तेजस्वी यादव अति पिछड़ों का विश्वास जीत सकते हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में वो जीतने में सफल नहीं हुए, तो वो बिहार में भी चुनाव को जीत पाएंगे। और सबसे बड़े दल के रूप में तो पिछली बार भी उभरे थे। तो कहीं ऐसे कोई राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे। तो इन 13 महीने में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये विधानसभा चुनाव तय करेगा। उसके बाद में भाजपा के भीतर से ही मांगे उठनी शुरू हो जाएंगी, और अभी से बातें होने लगी हैं। अभी वो बातें स्पष्ट रूप में निकल के सामने नहीं आई हैं, लेकिन कानाफूसी के तौर पर, अटकलों के तौर पर ये बातें निकल के आने लगी हैं कि अब नरेंद्र मोदी की एक तरह से नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे होंगे। अबे जी, आपने तो 13 महीने की बात की, मेरा सवाल तो सिर्फ 8 अक्टूबर तक का था, 6 अक्टूबर तक का था, जब इन 4 राज्यों के नतीजे आएंगे। और एक चीज आपसे और शेयर करूं कि बहुत दिनों के बाद उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने अपने पैर जम्मू कश्मीर में पसारे हैं, और वहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो जीते, बल्कि इसलिए लड़ रहे हैं, मेरा अंदाजा ऐसा है कि उनको 6% वहां वोट आ जाए, और उनके राज्य में उनकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एक राज्य की पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे आए। क्योंकि अगर 4 राज्यों में या 6 राज्यों में आ जाते हैं, रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, तो नेशनल पार्टी हो जाती है। तो वो भी शायद उस लाइन के ऊपर उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक
कोशिश शुरू की है। हो अब सकता है ये हरियाणा पता में भी नहीं कि उम्मीदवार खड़े कर दें। मुझे लगता है हो सकता है हरियाणा हाँ, में भी उम्मीदवार वो खड़े कर दें, अखिलेश। अभी क्योंकि तक तो नहीं खड़े किए हैं। अगर उन्हें राष्ट्रीय पार्टी बनना है, तो हरियाणा भी उनके लिए काफ़ी उपजाऊ ज़मीन हो सकता है। अहीरवाल के इलाके में उनके बिल्कुल, उम्मीदवार कुछ वोट बटोर लेंगे और वो भाजपा का नुकसान करेंगे। बिल्कुल। और उनको 6% ही वोट चाहिए एक राज्य में, राज्य की अधिकृत पार्टी बनने में, रिकॉग्नाइज़्ड पार्टी बनने में। तो पर इस सवाल के साथ सबसे आखिर में फिर ये सवाल है कि तो भारतीय जनता पार्टी में जिस बात की आपने बात की 13 महीने के बाद कौन-कौन से सत्ता के केंद्र उभर सकते हैं? 2 नाम तो मैंने लिए आपके सामने, राजनाथ सिंह और अमित शाह जी। तो इन दोनों के देखिए, अलावा कोई तीसरा भी अमित उभर शाह जी सकता की है। और इसे और 1 मिनट और इस बीच में ये खबर फिर तेजी से फैल चुकी है कि अचानक योगी जी को हटाया जा सकता है उत्तर प्रदेश से। वहाँ मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। इन 3 चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करके फिर आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। देखिए, जहाँ तक योगी जी का सवाल है, योगी जी को हटाने का निर्णय तो काफ़ी पहले लिया जा चुका है और लेकिन वो शायद नहीं आ पा रही है कि कब हटाया जाए, क्योंकि उनकी जगह किसको बनाया जाएगा, उसके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, इसके बारे में अभी अ, उनको हटाने का निर्णय लेने वाले बहुत ही निश्चिंत नहीं है। उनकी योजना उनकी अपने आप में पूरी नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन गया, नया अध्यक्ष बन गया और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मर्जी का ही अध्यक्ष बनेगा, वो शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं या और कोई और भी कोई हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान का नाम तो बहुत चल रहा है, बहुत चर्चा है, ये शिवराज सिंह जी तैयार भी बैठे हुए हैं। तो उसके बाद में फिर योगी जी को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में भाजपा का ओवरऑल होगा। उसमें यूपी भी होगी, यूपी में भूपेंद्र सिंह को हटा दिया जाएगा, भूपेंद्र चौधरी को हटा दिया जाएगा और फिर जो अध्यक्ष बनेगा वो संघ के कहने पे चलेगा, वो फिर योगी जी को नहीं हटाने देंगे वो लोग, हैं। तो अगर योगी जी को हटाना है तो ये आपकी बात सही है, तो भाजपा का नया अध्यक्ष बनाने से पहले ही उन्हें हटाना होगा, वरना बिल्कुल हटा ही नहीं पाएंगे। हालांकि योगी जी को हटाने के जो फलितार्थ होंगे, वो फलितार्थ बहुत संगीन हो सकते हैं। वो इतने संगीन हो सकते हैं कि इससे पूरे देश में एक भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में और हिंदुत्ववादी शक्तियों के बीच में प्रतियोगिता हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी का सजातीय समुदाय है, राजपूत समुदाय, वो बहुत नाराज होगा इससे, वो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला जाएगा और उससे अखिलेश के हाथ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास फिर एक मुसलमान समुदाय होगा, एक जाटव समुदाय होगा और साथ में फिर मान लो राजपूत समुदाय, 3 बहुत बहुत बड़े ब्लॉक हो जाएंगे जो अखिलेश का साथ देंगे। अखिलेश बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे उत्तर प्रदेश में, अगर योगी जी को इस तरीके से हटाया गया। तो इसमें बहुत सारे किंतु परंतु इस पूरे मसले में हैं। जहां तक मोदी जी के उत्तराधिकारी का सवाल है, उनके अब आज की तारीख में तो केवल 2 ही संभावित उत्तराधिकारी लग रहे हैं, एक तो अमित शाह और दूसरे राजनाथ सिंह। गठजोड़ सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पॉइंट मैन हो गए हैं, उन्हीं के घर पे मीटिंगें होती हैं, सब उनका महत्व बहुत बढ़ गया है। और एक गठजोड़ सरकार चलाने के लिए उनकी शख्सियत और उनकी राजनीति करने का तरीका, सबको साथ लेके चलने का तरीका और उनकी जो विनम्र अभिव्यक्ति है, ये सब चीजें बहुत ही उपयोगी हैं। और जहां तक अमित शाह का सवाल है, अगर अमित शाह को नरेंद्र मोदी की जगह लाया गया, तो वो एक तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की ही निरंतरता के शासन की ही निरंतरता होगी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले भाजपा के ऊपर कब्जा करेगा, भाजपा की बागडोर अपने हाथ में पूरी तरह लेगा, उसके बाद में फिर वो प्रधानमंत्री पद में कौन बैठे इसके बारे में सोचना शुरू करेगा। अभी तो पहला चरण भी नहीं उसका पूरा हुआ है। तो हमें जी आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। और दोस्तों, आपने जो अभय जी के कमेंट सुने, उनका विश्लेषण सुना, इसको सुन करके आपको जो भी लगा हो हमें ज़रूर लिखिए, क्योंकि उससे हमें बहुत मदद मिलती है कि हम अपनी बात, खासकर अभय जी की बात आपके पास तक हम कितनी पहुँचा पा रहे हैं। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभय जी, आपसे आज्ञा लेते हुए आपको आखिर में पुनः धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।